मुगल वंश में हम लोग इसमें अकबर को थोड़ा सा देखेंगे, बैरम खां को भी देखेंगे और बैरम खां के पतन को भी देखेंगे और पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, यानी इस टॉपिक में हम लोग मुगल वंश में अकबर के विषय में जानेंगे, फिर उसके संरक्षण देने वाला बैरम खां, उसका प्रधानमंत्री या वजीर, और उसके प्रधानमंत्री और वजीर का किस प्रकार से पतन हो जाता है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध क्यों होता है, किसके बीच में होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा पहले जानकारी हम लोग लेते हैं बैरम खां के विषय में। किसके विषय में? बैरम खां के विषय में। देखो, ये जो बैरम खां थे ना, ये मुगल काल के यानी अकबर के समय के कटप्पा थे। कटप्पा जानते हो ना? कटप्पा, बाहुबली का कटप्पा, यानी बाहुबली में जो अपने राज्य के लिए किसी को कटप्पा जो है नहीं छोड़ता था, मतलब अपने सिद्धांत से एक भी इंच हटने वाला नहीं था। ऐसे ही मुगल वंश में अकबर के समय में कटप्पा थे। ठीक है, कटप्पा मतलब बैरम खां। तो थोड़ा सा बैरम खां के विषय में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो बैरम खां थे, इनके पूर्वज लोग, मतलब इनके जो पूर्वज लोग थे, वो लोग कर्दिस्तानी के शासक थे। मतलब ये राजाओं के वंश से रिलेशन रखते थे बैरम खां। कहाँ के? कुर्दिस्तानी शासक थे इनके पूर्वज लोग। इनके पिता का नाम सैफ अली बेग था। याद रखिएगा, पूछेगा कि बैरम खां के पिता का नाम क्या था? सैफ अली बेग था। और यह सैफ अली बेग जो थे वो बाबर की सेना में थे। किसकी सेना में? बाबर की सेना में थे। कौन? सैफ अली बेग, यानी बैरम खां के पिता। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चा? तो इनका जन्म हुआ था बदस खां में। कहां पे? बदस खां में। इनकी शिक्षा कहां हुआ था? बल्ख में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। इनकी जाति क्या थी? तो फारसी जाति के थे। और किस धर्म के थे? तो इस्लाम में जो धर्म है, शिया और सुन्नी, जैसे बौद्ध धर्म में जो है हीन यान महायान है, जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर है, बाद में बट जाता है। ऐसे ही इस्लाम धर्म भी दो भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी। तो जो अकबर के जो वंशज लोग थे मुगल वंश के, वो सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, सुन्नी धर्म के अकबर थे और ये शिया धर्म के थे। इसीलिए तो महानगा इनके ऊपर धार्मिक भेदभाव का आरोप करा के इनको जो है कि अकबर से युद्ध करा देती है। तो ये शिया धर्म के थे, पारसी। अच्छा, इसके बाद जो बैरम खां थे, ये बहुत पढ़े लिखे और वफादार थे। इसीलिए हमने कहा कटप्पा। ठीक है, तो वफादार थे, साहसी भी थे। अभी आगे हम बता रहे हैं कि इनकी साहस क्या क्या था। बहुत साहसी थे, मतलब कोई भी असंभव से असंभव कार्य को संभव कर देते थे, जिसमें एक जीता जागता उदाहरण है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, उच्च कोटि के विद्वान भी थे ये। ठीक, इसके अलावा एक सफल सेनापति थे। यह इनका सबसे अच्छा क्वालिटी था, सफल सेनापति थे। किसी भी युद्ध में, बाबर के भी सारे युद्धों में इन्होंने लड़ाई किया था ना। फिर अकबर को, अगर ये नहीं होता ना तो अकबर महान नहीं बन पाया होता। 13 साल का लड़का कब के शेरशाह सूरी के वंशज सूरवंश के सब घोंप दिया होता, अकबर के पेट में तलवार घोंप दिया होता अगर बैरम खां नहीं होते तो अकबर महान था, तो कहीं ना कहीं बैरम खां का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। जब अकबर शासक बनता है, बचपन में ही बन जाता है, आपको इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, तो वह उसको अपना प्रधानमंत्री और वजीर नियुक्त करता है। ठीक, इसी प्रधानमंत्री बनने और वजीर बनने की वजह से महाअनगा चाहती थी कि मेरा लड़का जो है आदम खां, ये प्रधानमंत्री या वजीर बने। इसी के बीच में महाअनगा और क्या बोलते हैं बैरम खां के बीच में कभी जमती नहीं थी। ठीक, यह 1556 से 1560 ईस्वी तक जो है यह अकबर जो है इनके संरक्षण में रहे। यह अकबर के साथ इतने एकदम इनके संरक्षण में रहे। इनकी पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। सलीमा बेगम इनकी पत्नी का नाम था। और जब बैरम खां मर जाते हैं तो बैरम खां की पत्नी से सांकेतिक, मतलब कि जैसे इनको कोई दिक्कत ना हो तो उनसे शादी कर लेता है। कौन? निकाह कर लेता है अकबर, ताकि जो है कि इनको कोई दिक्कत ना हो, मतलब कोई इनको परेशान ना करे। और सलीमा बेगम के जो पुत्र थे, यानी कि बैरम खां के जो पुत्र थे, वो रहीम थे। रहीम को अकबर अपने बेटा से भी ज्यादा मान जान करता था, यानी इसको उपाधि दिया था, खाना की उपाधि दिया था।
और अपने 9 रत्नों में इनको शामिल किया था। ठीक है, याद रखिएगा, आगे अकबर के विषय में हम लोग जब पढ़ेंगे तो 9 रत्न क्या थे, है ना, उसका उत्तर भारत का विस्तार क्या था, दक्षिण भारत का विस्तार क्या था, उसके 9 रत्न कौन कौन से थे, इबादत खाना क्या था, दीन इलाही धर्म क्या था, ये आगे का टॉपिक है। बस इतना समझ लीजिएगा कि अपने 9 रत्नों में खाना का उपाधि दिया और इनको जो है अब्दुल रहीम खाना को 9 रत्नों में क्या किया, शामिल किया। तो एक छोटा सा परिचय आपका था कि इसका बैरम खां के विषय में, यानी कटप्पा के विषय में। कटप्पा मतलब कौन, मुगल वंश में अकबर के समय का कटप्पा, और बाहुबली में जो कटप्पा थे सेम प्रोसेस वही कटप्पा का इन्होंने भी निभाया। ठीक, अब समझिए, अब अगला टॉपिक समझते हैं, हेमू और अकबर। ठीक, अच्छा, हेमू और अकबर को समझते हैं। तो जो हेमू और अकबर थे, ये हेमू और अकबर, एच से हेमू और ए से अकबर। तो अकबर जो थे, पहले तो ये समझिए कि अकबर छोटे से थे। अब इसको थोड़ा सा मैप में आप समझिए, देखिए मैप में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो मैं बिंदु बनाया हूं, ये है आपका दिल्ली, और ये है आपका पानीपत, ये है आपका आगरा। ठीक, यानी हेमू और अकबर जो है का क्या रिलेशन रहा है और क्यों पानीपत का युद्ध हुआ, इसको ध्यान से आप समझिए। आपको पता है कि जब सूर्यवंश में पढ़ा रहा था तो शेर शाह सूरी ने जो है कि मतलब इस दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद हुमायूं को इधर भागते भूगते भूगते यहाँ पंजाब के अमरकोट के राजा बिरसाल के यहाँ अपनी गर्भवती पत्नी को सौंप के, मतलब कि एक महल में छोटा सा कमरा दे दीजिए, और जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम अपने लड़के और पत्नी को लेके चले जाएंगे। और फिर हुमायूं चला जाता इधर अफगान काबुल में कई साल रहता है, फिर ईरान में आ जाता है, और ईरान से एक छोटा सा सैन्य टुकड़ी लेके फिर इधर की तरफ कूच करता है, भारत की तरफ। और इधर उस समय शेर शाह सूरी मर जाता है, और उसके जो मतलब वंशज होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं। तो धीरे धीरे उसको देखते हुए 1555 ईस्वी में आते आते यह दिल्ली पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है हुमायूं। और फिर आपको पता है कि 1555 के बाद 56 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाता है, तो जब मृत्यु होता है तो उस समय उसकी मृत्यु को छुपाया जाता है। ठीक है, क्यों छुपाया जाता है, क्योंकि अगर तुरंत अभी तो हुमायूं ने इसको कब्जा किया था तो इसके जो इर्द गिर्द जो अफगान शासक बचे हुए थे सूर्यवंश के, ये सब अटैक कर देते, तो छुपाया गया। और उसी समय पंजाब में उस समय कौन थे, इधर एरिया काबुल एरिया और से बैरम खान लेके भारत की तरफ चलते हैं। तो पंजाब पहुंचते हैं, तब तक पता चलता हुमायूं मर गए। तो ये बात को यहाँ दिल्ली में छुपाया गया, और आनंद फानन में बैरम खान ने पंजाब में ही इनके कलनौर में क्या करा दिया, राज्याभिषेक करा दिया। तो जब राज्याभिषेक करा दिया तो उस समय उनकी उम्र 13 साल 4 महीने का ही था, तो छोटा सा बच्चा था। अब छोटा सा बच्चा जब था तो इन्होंने सोचा कि मतलब हम क्या करें कि ये दिल्ली है, इस पे तो जो है कब्जा है। अभी फिलहाल जो है अभी मतलब हुमायूं जो है कि मतलब क्या बोलते हैं, मरे हैं, अभी किसी को पता है नहीं, तो अभी तो फिलहाल दिल्ली सुरक्षित है। तो उस समय तारती बेग करके था, उस समय सूबेदार कहाँ का था, दिल्ली का सूबेदार तारती बेग था। तो ये अभी आगरा था और सूर्यवंश के इधर सब थे। तो बाद में पता लग गया सूर्यवंश के शासकों को, हुमायूं तो चल बसा और इधर तुरंत राज्याभिषेक हो गया किसका, अकबर का। तो ये लोग इन्होंने क्या किया कि अभी आगरा की तरफ बढ़ने लगे, और इधर बैरम खान जो थे अभी पंजाब से चले आगरा की तरफ इधर जा रहे थे कि दिल्ली के इधर वाला एरिया, इधर तो हमारा कब्जा है, इधर वाले एरिया से ही दिक्कत है, तो क्यों ना हम आगरा कब्जा कर लें, तो इधर से सुरक्षित हो जाएंगे, दिल्ली अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जब तक ये इधर चल रहे हैं तब तक अफगान का एक व्यक्ति था, मतलब जिसका नाम था हेमू, उसी हेमू को समझते हैं। ठीक है, अभी आगे हम बता रहे हैं। इस हेमू ने क्या किया कि बैरम खां को आगरा पहुंचने से पहले आगरा को कब्जा कर लिया। अब इनके पास बैरम खां के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये क्या किए कि अब इधर से दिल्ली की तरफ जाने लगे।
अब जब दिल्ली की तरफ पहुंच रहे थे, कभी पानीपत ही पहुंचे थे, तब तक आगरा कब्जा किया हुआ हेमू दिल्ली पे पहुंच गया। और जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली पे तारती बेग था, सूबेदार था उस समय, क्योंकि हुमायूं तो मर गया था, तो तत्काल में सूबेदार की नियुक्ति हुआ था। उस समय था तारती बेग, और तारती बेग उस युद्ध में क्या हो गया, परास्त हो गया और भाग गया। भाग के जब गया तो यहाँ पानीपत के युद्ध में, पानीपत तक इसकी सेना आ गई थी बैरम खां की, अकबर को लेके। अकबर भी हाथी होती पे बैठ के आ रहा था, तो ये यहाँ भागा गया तारती बेग और कहा बैरम खां से, एक काम करिए महाराज, एक काम करिए, यहाँ से वापस चलिए, चलिए चलिए महाराज, इधर से चलते हुए चलिए, काबुल अबुल भाग चला जाए। तो बैरम खां जो था वो बहुत साहसी आदमी था, मैंने कहा था ना बहुत साहसी आदमी था। इसने कहा कि अगर ये इस तरीके से बात सेना के बीच में करेगा, सेना का मनोबल टूट जाएगा। इसने क्या किया, कहा तारती बेग इधर आओ, कहा तुमको भागना है, कहा अरे महाराज आप भी भागे, कहा इधर आओ। बस अकबर के सामने ही गर्दन पूरा का पूरा साफ कर दिया सूबेदार दिल्ली का तारती बेग का, और उसकी सेना खड़ी थी। अब सेना के सामने देखा, कोई ऑप्शन ही नहीं था सेना के पास भाई। उसने कहा कि या तो काबुल तुम यहां से जीत के चलोगे, या तो तुम्हारी लाश जाएगी। अब दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो जीतो दिल्ली को या तो भागो। बताओ कौन कौन जाएगा भाई काबुल? कोनो सेना नहीं भागने के लिए तैयार हुआ। सब जानता था कि जब अपने सूबेदार को बैरम खां काट सकता है, तो हम लोगों को तो आम सैनिक है, काटने में वक्त नहीं लगाएगा। और सेना को ऑप्शन ही नहीं बचा, उसने खूब मतलब मोटिवेट किया, और अकबर जो था बैठाया हाथी पे और इधर आया। तो पानीपत का युद्ध याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ा गया था, और यह जो युद्ध लड़ा जाएगा यह पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ठीक है। यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा जाएगा। तो पानीपत के उसी जगह जहां पे बाबर और इब्राहिम लोदी यानी अफगानों की सेना लड़ी थी, और बाबर ने इब्राहिम को मार के मुगल वंश की नींव डाली थी, उसी समय हेमू ने क्या किया कि उसी पानीपत पे युद्ध हुआ। और उस पानीपत के युद्ध में बैरम खां बहुत होशियार थे बाबू। बैरम खां ने कहा भाई हेमू के पास पूरी शक्ति है, पूरा सेना है, इनके पास बहुत शक्ति नहीं है। तो जब पानीपत के द्वितीय युद्ध में आमने सामने सेना हुआ, तो बैरम खां ने मतलब क्या बोला, अकबर जो थे, ये बेचारे 13 साल का लड़का गोद में लिया हुआ बैरम खां ने कहा याद रखिएगा कि मैं आपको इनके रक्त से आपका राज तिलक करूंगा। ये डरा रहा था बेचारा अकबर का, हम कैसे लड़ेंगे, कहा आप जाइए टेंट वेंट लगा, उसी में आराम से रहिए, मैं लड़ता हूं। सैनिकों को इसने कहा कि जब पहले युद्ध होगा तो 6 से 7 घंटा तक आप लोग कोई तीर उर मत चलाइएगा, ठीक है, कोई भी तीर उर नहीं चलाना है, ताकि हेमू को लगे कि बैरम खां के सेना में कोई भी तीरंदाज नहीं है। और यह जो है कि शुरुआती के 7-8 घंटा जो था, बैरम खां ने कोई भी तीरंदाजों को तीर नहीं चलाने दिया। और शुरुआती दौर में जो मतलब बैरम खां थे, वो बैरम खां हार रहे थे, हर हाल में हारने ही वाले थे, 100% हारने वाले थे। उसके बाद 7-8 घंटा बाद लगा कि हेमू को अब पानीपत के युद्ध में कोई भी मुगलों की तरफ से तीर नहीं चलाने वाला है। तो पहले का सेनापति बीच में रहता था, आगे सेना लड़ती थी, नहीं तो आगे जाएगा सेनापति, पहले थुरा जाएगा सेना, वैसे भाग जाती है, भगदड़ मच जाता है। तो इसको लगा कोई तीरंदाजी नहीं है, तो ये हाथी पर से भाला चला चला मार रहा था, और बीच से निकल के सामने आ गया। और जैसे सामने आया उसी समय अटैक करा दिया बैरम खां ने। सोचो बैरम खां कितना साहसी था, युद्ध हार रहा था। अभी एक इतिहासकार ने क्या स्टेटमेंट दिया मैं बता रहा हूं, युद्ध हार रहा था और उसी समय बैरम खां ने तीरंदाजों को कहा मारो, और तीर जाके दोनों आंखों में लग गया, और वहीं पे हेमू क्या हो गया, गिर गया। और गिरने के बाद पूरी मतलब हेमू की सेना में भगदड़ मच गया, और भगदड़ मचने के बाद मतलब सब सेना बिखर गई, क्योंकि सेनापति उसके बाद बैरम खां जो है अकबर के सामने हेमू का क्या कर देते हैं, सर कलम करके जो है। तो अकबर बचपन से ही युद्ध दिखा था, तो उस समय जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। तो इस प्रकार से दोबारा खोया हुआ जो हेमू ले लेता है दिल्ली की सत्ता, अब अकबर को मिल जाती है। तो यही कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेमू और अकबर को आपने समझ लिया। हेमू जो था वो आदिल शाह, यानी आदिल शाह कौन था, अफगान था ना, सूरवंश से रिलेशन रखता था। इसको प्रथम जो है अपने मतलब गुप्त पद पे रखा। ये हेमचंद्र था, इसका नाम क्या था, हेमचंद्र। निवासी कहाँ का था, रेवाड़ी का था। जो हेमू था रेवाड़ी का था, और यह एक हिंदू था, याद रखिएगा क्या था, हिंदू था।
हिंदू मतलब था, और ये मतलब एक वैश्य था, बनिया था, धूसर बनिया था। और ये क्या करता था कि सर पे नमक लेके रास्ते पे बेचता था, लेकिन था बहुत योग्य था। तो इस्लाम शाह जो था सूरवंश का, इसको पहली बार इसको गुप्त पद पे रखा। और जब आदिल शाह आया तो आदिल शाह ने अपना पूरी शक्ति दे दिया किसको, हेमू को, और उसे बना दिया अपना प्रधानमंत्री। और यह अपने मालिक के लिए 24 लड़ाइयां लड़ा था, जिसमें से 22 लड़ाई क्या किया था, जीत गया था। ठीक, इसके बाद देखो 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलकाबाद यानी मुगल सूबेदार तारती बेग को परास्त कर दिया। अभी मैंने बताया ना दिल्ली में जब हुमायूं मर गया तो उस समय सूबेदार कौन था, तारती बेग था। और इसको 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तुगलकाबाद में हरा दिया, जिससे भाग के गया बैरम खान के पास, और बैरम खान ने इसका सर क्या कर दिया, कलम कर दिया। और उपाधि धारण किया, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो पूछेगा कि दिल्ली पे तारती बेग को मारने के बाद, दिल्ली की सिंहासन हेमू पाने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया था, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और भारत के इतिहास में यह 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ठीक है, इसके पहले 13 शासक और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे। और उसके बाद जब दिल्ली पे सत्ता पा जाता है तब युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का युद्ध कौन सा, सेकेंड। और फर्स्ट वाला किसके बीच में हुआ था, तो फर्स्ट वाला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। और यह युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। यहां भी मुगल और अफगान थे और वहां भी मुगल और अफगान थे। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेमू, यानी अफगान जो शासक थे उसका नेतृत्व पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू कर रहा था। और मुगल नेतृत्व जो कर रहा था वो बैरम खां कर रहा था। कौन कर रहा था, बैरम खां कर रहे थे। जबकि राजा कौन थे, पानीपत के द्वितीय युद्ध के पहले आनंद फानन में बैरम खां ने किसको राजा बना दिया था, अकबर को। तो मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बैरम खां कर रहे थे। ठीक, तो इनके युद्ध के बारे में बता दिया कि दोनों सेना आमने सामने हुई, खूब भयानक युद्ध चला। मुगल हार चुके थे बाबू, एकदम हारने के कगार पे थे। इसीलिए डॉक्टर आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि हेमू का पराजय मात्र एक दुर्घटना थी। तीर जाके आंख में लग जाता है हेमू को, इसलिए वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। और अकबर का विजय एक दैवी संयोग था। यह लिखते हैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी की हेमू का पराजय मात्र क्या था, दुर्घटना थी, जबकि अकबर का विजय क्या था, दैवी संयोग था। ठीक, अब इसके बाद देखिए यह युद्ध जीता गया और भारत का राजा कौन बन गया, अकबर। तो अकबर जब राजा बने तो अपना प्रधानमंत्री और वजीर किसे नियुक्त किया, बैरम खां को। जाहिर सी बात है बैरम खां को नियुक्त किया। और बैरम खां इनके साथ 1556 से 1560 ईस्वी तक इनका संरक्षण कर रहे थे, जब तक कि अकबर बड़े नहीं हो जाते। इसी बीच में बैरम खां का पतन हो गया। अब देखो अकबर जो था बचपन से ही क्या था, बहुत परेशान था। उसके खुद के माँ बाप का प्यार नहीं मिला। माँ ने पैदा किया और फिर चली गई। बाप तो खुदे काबुल वबुल भागा था, ईरान उरान भागा था। तो बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला। तो जो महाअनगा थी और कुछ धाय माँ थी, धाय माँ मतलब सौतेली माँ, आया वया रखा जाता था राजा क्या करने के लिए, तो वो लोग सेवा करती थी। और बाद में मतलब बैरम खां आ गए, तो बैरम खां भी मतलब इसके संरक्षक थे। बैरम खां का पतन कैसे हो गया, इसका एक रीजन है महाअनगा। याद रखिएगा ये बहुत दुष्ट औरत थी। कहते हैं ना कि मतलब स्त्री का तिरिया चरित्र कोई नहीं जान सकता है, स्वयं भगवान नहीं जान सकते हैं। श्री कृष्ण ने भी अपने गीता में लिखा है कि स्त्री का तिरिया चरित्र कोई नहीं जान सकता है। ये इतनी दुष्ट थी कि सोचो कि मतलब पहले कितना इंसानियत होता था। अगर पानीपत के युद्ध में हेमू को बैरम खां ने जब मारा तो उसी समय अकबर को भी तो घोंप सकते थे और अपने राजा बन सकते थे। लेकिन सोचो कितनी मतलब इंसानियत थी। जैसे बाहुबली में कटप्पा कितना मतलब इंसानियत रखता था अपने मतलब राज्य के लिए। सोचो ये जो थे बैरम खां चाहते तो क्या अकबर को 13 साल का अकबर को मार नहीं देते, लेकिन इंसानियत कितना था, वचन दिए थे कि मतलब हमको आपका रक्षा करना है, और उन्होंने कितना बड़ा ये किया। और इसी बैरम खां से और अकबर से मतलब लड़ाई करा देती है महाअनगा। महाअनगा का एक बेटा होता है आधम खां। और देखिए अकबर के जीवन में 3-4 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बड़ा प्रभाव रहा है। एक महाअनगा का,
ये राज्य की संरक्षिका थी, इसका बहुत चलता था। और जब इसका चलता था ना, तो उसको हरम दल का शासन कहा गया, पर्दा प्रथा का शासन कहा गया, पेटीकोट प्रथा का शासन कहा गया। अकबर का चल ही नहीं पाता था। ये महाअनगा जो चाहती थी तो न कराती थी। ये बेचारा लड़का था, धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो ये अपने निर्णय लेना चाहता था, लेकिन महाअनगा मतलब साम्राज्य की संरक्षिका थी। तो बैरम खां चाहते थे कि अकबर जो है कि ठीक ठाक ढंग से अपना राजपाट देखें, ये चाहती थी कि हम देखें, और जिस पद पर बैरम खां थे उस पद को चाहती थी कि मेरा लड़का ले। इसलिए बैरम खां से और महाअनगा से कबू नहीं जमता था। इसीलिए अकबर के जीवन में 4 लोगों का बहुत मतलब प्रभाव रहा है। एक महाअनगा, एक बैरम खां, एक जोधाबाई और एक आधम खां। आधम खां सोचता था और इसकी मां सोचती थी कि बैरम खां जो अकबर के प्रधानमंत्री और वजीर है उस पद पे मेरा लड़का चला जाए, ठीक। और महाअनगा यह चाहती थी कि मतलब अकबर हमारे नियंत्रण में रहे, और अकबर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो नियंत्रण से अलग होना चाहता था। तो बड़ा ही सब मतलब कंफ्यूजन सब फैला दिए। ये महाअनगा इतनी हरामी टाइप की थी, इतनी दुष्ट थी कि ये बार बार अकबर का कान भरती थी कि देखो भाई जो बैरम खां है वो सिया धर्म का है, हम लोग सुन्नी धर्म के हैं, तो वह सिया धर्म के लोगों को अमीर अमीर पद पे बैठा रहा है, ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। अकबर बार बार डिस्टर्ब हो जाता था, बार बार डिस्टर्ब हो जाता था। और इसने इतना मतलब बवाल करा दिया, इतना बवाल करा दिया कि इसके ऊपर बैरम खां के ऊपर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगवा दिया। और इस धार्मिक भेदभाव के आरोप में अब बैरम खां और अकबर के बीच में तनातनी हो गया, जिसमें एक युद्ध लड़ा गया, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर का सेना और बैरम खां की सेना आमने सामने हुई, और बैरम खां क्या हो गए, हार गए, और अपना तलवार जैसे कटप्पा नहीं ऐसे तलवार लेके बैठ जाता है, ऐसे ही बैरम खां लेके बैठ गए, अकबर के सामने समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। अकबर ने इनके 3 ऑप्शन दिया, कहा या तो ये आप सूबेदार बन जाइए, या तो हमारे राज्य के गुप्त मामलों के सलाहकार बन जाइए, या तो तीर्थ मक्का यात्रा पर चले जाइए। समझ रहे हैं? तो ये कहा, बारे बाबू, तुम्हारे पिता के साथ हमने सारे मच्छीवाड़ा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध लड़ा, आपके पिता को दिल्ली का सिंहासन पे बैठाया, आपको बचपन में संरक्षण दिया, आपको राजा बनवाया, आपके लिए हेमू से युद्ध लड़ा, हेमू को मारा, और आप हमको इतने बड़े पद पे रखने के बाद हमको सूबेदार नियुक्त करेंगे, गांव का छोट मोट का मुखिया बनाएंगे। हमको नहीं चाहिए, हमको सलाहकार भी नहीं चाहिए, मुखिया भी नहीं चाहिए। आप एक काम करिए, हमको मतलब यही 3 ऑप्शन में से एक मक्का मदीना जाने का तीर्थ यात्रा जाने दीजिए। आप राजभोगिए, हरम के दल में रहिए, चाहे पेटीकोट शासन में रहिए, चाहे जौन मन करे तौन करिए, हमसे मतलब नहीं है, हम तीर्थ यात्रा करके चले जाएंगे। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को याद रखिएगा, 31 जनवरी 1561 ईस्वी को इस दिल्ली से गुजरात रास्ते ऐसे जा रहे थे बैरम खां। और जब गुजरात पहुंचे थे, किस जगह, पाटन एक जगह है गुजरात में, पाटन में जैसे पहुंचे वैसे दिल्ली में एक मुबारक खां नेहानी, इसी का हत्या कर दिया था इसके बाप का, मतलब बैरम खां ने। तो ये दुश्मन था बैरम खां का, भाई जिसके बाप का हत्या कोई करेगा दुश्मन तो होगा ही। अब इसको जो है ये महाअनगा इसको संदेश भेजती कि जाओ भाई वो पाटन तक पहुंचा है, जा काम तमाम करो। और इसने नेहानी ने क्या कर दिया, बैरम खां का क्या कर दिया, 31 जनवरी 1561 ईस्वी को हत्या कर दिया। देख रहे हैं कितनी हरामी टाइप की है। अच्छा, इनका भी काम तमाम हो गया। कहते हैं ना, दूसरे का घर फोड़िएगा तो अपना घर कहां से रहेगा। ये इतने अच्छे सेनापति बैरम खां और अकबर के बीच में बवाल करा दी। तो ये सोचती थी कि अभी मर जाएगा तो हमारा लड़कवा आधम खां रहेगा। ये आधम खां का चोट्टा का पकड़ लिया ये अकबर ने बीमारी, और इसको छत पर से 2 बार पटकवाया, और आधम खां का हो गया, मर गया। और जब मर गया तो 40 दिन तक बीमार होने के बाद महाअनगा भी क्या हो गई, मर गई। और मरने के बाद जो है 16 मई
1562 ईस्वी को अब अकबर ने यह ऐलान कर दिया कि मैं पेटीकोट के शासन और हरम दल और पर्दा प्रथा के शासन से अब मुक्त होता हूं। अब जो भी निर्णय लूंगा वो मैं स्वयं लूंगा। अब किसी भी महाअनगा, किसी भी जीजी बाई फलाना ढिकाना किसी की अब जरूरत नहीं है, और इसने अपने आप को आजाद कर लिया। उसी के बाद आ जाती है जोधाबाई। और अकबर अगर महान हुआ है तो कहीं न कहीं उसमें जोधाबाई का बड़ा योगदान रहा है ना। ये मेहरारू थी किसकी? राजपूत की औरत थी। आई बढ़िया से अपना आई, जानते ही हो मेहरारू सब क्या करती हैं। अब ये हिंदू समाज की थी, आइए मतलब मुस्लिम समाज का था अकबर। तो जो अकबर था वो राजपूतों से वैवाहिक संबंध बना के अपना राज्य जो है बढ़ाता चला जाता था। वो आगे हम बताएंगे किस प्रकार से बढ़ा था। अभी जब आई तो इसने कहा कि महाराज ये बताइए, हर जन युद्धवा में आप जीत लेते हैं, उसके मेहरुआ को लाते हैं, हरम में नौकरानी बना देते हैं, उसके लड़कवा को दास बना दे। बताइए ना कितना गलत है महाराज, ये सब काम मत करिए। तो कहता है ना कि औरत जो चाहे वो करा दे। तो जोधाबाई के संपर्क में आने के बाद प्रारंभिक जो इसने कार्य किया अकबर ने, 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत करा दिया। क्या करा दिया? दास प्रथा का अंत करा दिया। और 16 मई 1562 को अभी बताएं हरम दल से मुक्त हो गया। इसके बाद जोधाबाई ने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हज पे जाते हैं तो उनको आप लोग मतलब पैसा वैसा देते हैं, है ना, उनको सब्सिडी देते हैं या फिर और कुछ आने जाने का खर्चा वर्चा देते हैं। वही हिंदू जब जाता है तो उससे आप टैक्स लेते हैं। बताइए कितना बुरा लगता होगा महाराज। ये बात तो सही कहो तारू। तो काहे ना अब ये युग खत्म कर दें। तो 3 अगस्त 1563 ईस्वी को इसने तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी जो तीर्थ यात्रा कर लगता था, यानी कहीं जाने के लिए, तीर्थों में जाने के लिए यात्रा कर टैक्स देना पड़ता था, 3 अगस्त 1563 ईस्वी को समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद इसने जजिया कर 4 मई 1564 ईस्वी को जजिया कर इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सोच रहा ना मेहरारू का क्या करा देगी। मेहरारू का मतलब समझ लो कि क्या नहीं करा सकती है। अब मेहरारू 2-3 चीज से खुश रहती है। एक ठोकर नैहरे खूब उठा कमा के पैसा दो, ठीक है, तब तो बहुत खुश रहेगी। ओकरे बहिन के, ओकरे भाई के, ओकरे दादा के, ओकरे माई के खूब पैसा वैसा दो तो बहुत खुश रहेगी, ठीक है। एक चीज से और खुश रहती है, मतलब इतना गहना बनवा के दे दो, इतना बनवा दोगे ना सोना के, तब वो कहेगी अरे नया डिजाइन के आयल बा, वो खरीद दीजिए ना। ये नहीं सोचेगी कि हमारा आदमिया कमा कैसे रहा है, कैसे बेचारा पैसा वैसा ला रहा है ना। तो जो चाहे वो करा दे, ठीक। तो इस प्रकार से अकबर जो था वो जोधाबाई के संपर्क में आने के बाद थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा, और धीरे धीरे उसने जो है कि अपनी नीति को अपडेट करता रहा। तो आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया इसका प्रारंभिक चीज। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अकबर का उत्तर भारत का साम्राज्य विस्तार और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का साम्राज्य विस्तार। यानी अकबर का हम 2 भागों में पढ़ेंगे कि उत्तर का साम्राज्य विस्तार, उत्तर में कौन कौन सा युद्ध लड़ा, क्या विस्तार किया, कहाँ कहाँ युद्ध हुआ, है ना, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध और भी बहुत सारे युद्ध आएंगे। और साउथ इंडिया में इसने क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ विस्तार किया अपने साम्राज्य बढ़ाने का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके आगे वीडियो में हम लोग उसके नवरत्न क्या है, इबादत खाना क्या है, ये सारा सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।